Hello and welcome my dear students. I am Rishali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 12th साइंस और 12th साइंस का देख रहे हैं केमिस्ट्री। शुरू किया है चैप्टर नंबर 4 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ये कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड एग्जाम में आपको विथ ऑप्शन 8 मार्क्स के लिए होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज है लेक्चर नंबर 8। आज के लेक्चर में हमें देखना है टॉपिक थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मोकेमिस्ट्री एक बड़ा टॉपिक है, बड़ा लेक्चर बनेगा इसका, तो एक ही लेक्चर में हम कवर करेंगे इसे। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 8 थर्मोकेमिस्ट्री विथ VM एकेडमी नासिक। इसके जो न्यूमेरिकल होंगे वो भी बहुत ज़्यादा है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो चलो आज के लेक्चर में हमें देखना है थर्मोकेमिस्ट्री। सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मोकेमिस्ट्री क्या है? एक केमिस्ट्री की ब्रांच है, ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करेंगे एंथैल्पी चेंज और केमिकल रिएक्शन। जब एंथैल्पी का चेंज होता है कब होगा ये? जब केमिकल रिएक्शंस होंगे। केमिकल रिएक्शन में जब सब्सटेंस एक फेज से दूसरे फेज में जाता है तो आपका क्या होता है? एंथैल्पी चेंज। अगर लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा है, एंथैल्पी जो हमने देखा था, ट्रांसफ़र होता था एक फेज से दूसरे फेज में, तब एंथैल्पी चेंज होता था। तो वहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, उसको स्टडी करने वाला जो केमिस्ट्री का ब्रांच होगा उसे कहा जाएगा थर्मोकेमिस्ट्री। ओके, तो थर्मोकेमिस्ट्री में हमने सबसे पहले पढ़ना है एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है। तो चलो देखते हैं कि एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है। हमेशा क्वेश्चन आता है इस पे, एक्सप्लेन एंथैल्पी इन केमिकल रिएक्शन। तो डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन थोड़ी सी हार्ड लगेगी आपको, लेकिन जब हम इक्वेशन देखेंगे तो ये ईजी हो जाएगा। तो क्या है एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन? ये क्या है? डिफरेंस है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट दैट ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब क्या करना है हमें? अगर आपको एंथैल्पी चाहिए किसी केमिकल रिएक्शन का, तो उसके जो प्रोडक्ट होगा उसके एंथैल्पी को आपको क्या करना होगा? उसके रिएक्टेंट के एंथैल्पी से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? आपका एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो क्या डेफिनेशन है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट दैट ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस करके जो आपको डिफरेंस मिलेगा वो क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन विथ ईच सब्सटेंस इन डेफिनाइट फिजिकल स्टेट। आपके जितने रिएक्टेंट होंगे, जितने प्रोडक्ट होंगे, सबका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होगा। उनके अमाउंट ऑफ मोल का मतलब जो जिसे हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं, उन कोएफिशिएंट का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा। मतलब जो सब्सटेंस जितने बार प्रेजेंट होगा उसके एंथैल्पीज को उतने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। मतलब यहाँ पे आपको डिफरेंस तो लेना है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, एंथैल्पी का, लेकिन जितने प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं उनके कितने नंबर ऑफ मोल फॉर्म हो रहे हैं, या जितना रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, कितने मोल ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, उन सबको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इन्वॉल्व करना पड़ेगा। उसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलो एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं और इसे डिटेल में जानते हैं, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे गए। अगर ये अभी समझ में आया तो आपको हर न्यूमेरिकल सॉल्व करते आएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? हम कंसिडर कर रहे हैं एक रिएक्शन को, एक जनरल रिएक्शन को कंसिडर करते हैं। ए ऑफ ए रिएक्ट विथ बी ऑफ बी। ये क्या हो गए? नंबर ऑफ मोल, और ये क्या है? रिएक्टेंट। प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है डी ऑफ सी प्लस डी ऑफ डी। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? अच्छे से ध्यान दो। अभी ये क्या है? इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। मतलब ए कितने बार प्रेजेंट है? ए टाइम। बी कितने बार प्रेजेंट है? बी टाइम। तो ए बी क्या क्या कुछ भी हो सकते, 1 से लेकर 0 नहीं हो सकते, 1 से लेकर आगे कुछ भी हो सकते। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज होगा तो डेल्टा फॉर्मेशन एंथैल्पी, तो ये केमिकल रिएक्शन का हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे एफ का मीनिंग होता है फॉर्मेशन, इज इक्वल टू क्या होगा? देखो इस रिएक्शन के लिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमें प्रोडक्ट के क्या करने हैं? यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट, मैं यहाँ पे एडिशनल लिख रही हुई है, माइनस रिएक्टेंट। ओके, तो देखो अभी प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट है? हमें इसका एंथैल्पी लेना पड़ेगा सी का। तो हम H ऑफ सी,
लेकिन C कितनी बार प्रेजेंट है, C नंबर ऑफ मोल, तो C प्लस क्या होगा, D उसका क्या है, मोल है, तो D इंटू एंथैल्पी ऑफ D माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे A नंबर ऑफ एंथैल्पी ऑफ A प्लस B नंबर ऑफ एंथैल्पी ऑफ B। मतलब जितने बार वो प्रेजेंट है, जितने उसके मोल प्रेजेंट है, उतने नंबर से उसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी सी क्या इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे हम मोलर एंथैल्पी, ये जो वैल्यूज़ है यहाँ पे हम मोलर एंथैल्पी डाल देंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। मतलब आपको कौन सा फॉर्मूला मिल रहा है, देखो यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेल्टा एफ एच, ये है एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोडक्ट में जितने भी कंपोनेंट, जितने भी सब्सटेंस इन्वॉल्व है, उन सब का एंथैल्पी माइनस समेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो समेशन हम ऐसा लिखते हैं, समेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो समेशन करना है मतलब जितने भी इन्वॉल्व है सबको ऐड करना है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ मोल वो प्रेजेंट है उससे मल्टीप्लाई करो, फिर आएगा उसका क्या होगा, एंथैल्पी। फिर दूसरा जितने प्रेजेंट है, यहाँ पे हो सकता है कि 4 प्रोडक्ट फॉर्म हो तो चारों का आएगा, यहाँ पे हो सकता है 3 रिएक्टेंट हो, तीनों का आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज डेल्टा एफ एच इज द समेशन, एच मतलब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इन समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हो गया, इसे कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो अभी ये जो एंथैल्पी है हम पहले क्या करेंगे, इसे हम देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए और उसके बाद हम देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो चलो पहले एंडोथर्मिक रिएक्शन का देखते। मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ एंडोथर्मिक रिएक्शन। 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, पता होगा, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन तो क्या होगा, द रिएक्शन इन विच एंथैल्पी चेंज इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंथैल्पी चेंज मतलब डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, पॉजिटिव होती है, उसे क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसे डिफाइन करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन को थर्मोडायनेमिक्स में, द रिएक्शन इन विच एंथैल्पी चेंज इज पॉजिटिव। जब आपके एंथैल्पी चेंज को पॉजिटिव साइन होगा, समझ लेना है रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो होता है, ये प्रोडक्ट क्या होता है, बड़ा होता है देन समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से, इसलिए वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या है, यहाँ पे ये डेल्टा एफ एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है N2 गैस प्लस ट्वाइस ऑफ O2 गैस फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ NO2 गैस। ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू देखोगे तो प्लस 66.4 किलो जूल पर मोल है। तो यहाँ पे ये साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, रिएक्शन कौन सी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो साइन देख के आपको पता चलेगा कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है। ओके, एंडोथर्मिक का तो पता चला। सेकंड हमें टाइप देखना है, हम देखते हैं अभी सेकंड रिएक्शन कौन सा देखना है हमें, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या साइन होगा, निगेटिव। यहाँ पे ये क्या होगा, उल्टा होगा, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, निगेटिव साइन। तो कैसे डिफाइन करोगे थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से एंडोथर्मिक रिएक्शन को, द रिएक्शन इन विच एंथैल्पी चेंज इज द निगेटिव, उसे क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे जो होता है समेशन ऑफ द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे ये कम होता है, इसलिए वैल्यू को कौन सा साइन आता है, निगेटिव साइन। सीधा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं। कार्बन इन सॉलिड, कभी कभी यहाँ पे ग्राफाइट भी लिखा होता है, दोनों का मीनिंग सेम है। O2 गैस, तो यहाँ पे CO2 गैस हमें क्या है, मिलेगा और यहाँ पे जो डेल्टा H की वैल्यू होगी
वो क्या है -393.5 किलो जूल पर मोल। तो देखो ये निगेटिव साइन ही इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक याद रखो, एंडोथर्मिक पॉजिटिव साइन, एक्सोथर्मिक निगेटिव साइन, साइन से पता लगेगा। नेक्स्ट देखो स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सब्सटेंस। तो क्या होती है स्टैंडर्ड स्टेट? तो स्टैंडर्ड स्टेट सब्सटेंस की ऐसा फॉर्म होगा जिस फॉर्म में सब्सटेंस क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होता है। इन विच सब्सटेंस इज मोस्ट स्टेबल, जब उसका प्रेशर कितना होगा 1 बार होगा और टेम्परेचर कितना होगा 298 केल्विन। तो इसे क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड स्टेट कहा जाता है। तो क्या होता है, जो रिएक्शन होते हैं उनमें जो स्पेसीज इन्वॉल्व होते हैं सॉल्यूशन में, तो क्या होते हैं स्टैंडर्ड स्टेट को रेफर करते। तो स्टैंडर्ड स्टेट सॉल्यूशन कंडीशन में क्या होगी, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अगर कोई सब्सटेंस डिजॉल्व होता है और वो स्टैंडर्ड स्टेट को क्या है ऑक्युपाई करने की कोशिश करता है, तो सॉल्यूशन की स्टैंडर्ड स्टेट को क्या रेफर किया जाता है, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब किसी भी सॉल्यूशन का जब 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है तो उसे क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड स्टेट। या फिर सब्सटेंस जो होगा उस पर 1 बार प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर होगा तो वो भी क्या होगी, उसकी स्टैंडर्ड स्टेट होगी। तो चलो देखते हैं स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, कुछ एग्जांपल देखते हैं स्टैंडर्ड स्टेट सब्सटेंस की। तो हम अभी ऐसे एलिमेंट या ऐसे कंपाउंड देखेंगे जो क्या है स्टैंडर्ड है एट 1 बार एंड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। इसमें क्या है, ये स्टैंडर्ड है। तो देखो कौन से है, तो हाइड्रोजन की H2 ये गैसियस फॉर्म में क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड स्टेट होता है। Hg जो होता है मर्क्यूरी, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। सोडियम की स्टैंडर्ड स्टेट होगी कि ये सॉलिड कंडीशन में होगा। कार्बन जो होगा सॉलिड स्टेट में होगा, इसे ग्राफाइट कहा जाता है। इसलिए मैंने अभी लिखा था तब भी मैंने आप लोगों को बोला था कि कार्बन को ऐसे ग्राफाइट भी लिखा जाता है। देन C2H5OH इथेनॉल, इसकी लिक्विड कंडीशन होती है। देन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड स्टेट में होता है, ये इसकी स्टैंडर्ड स्टेट है। देन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में स्टैंडर्ड स्टेट होगी। देन यहाँ पे CaCO3 भी हो गया सॉलिड स्टेट में। उसके बाद देखो H2O रह गया, बहुत इंपॉर्टेंट। H2O की लिक्विड क्या होगी, स्टैंडर्ड स्टेट होगी। तो ये क्या है, कुछ स्टैंडर्ड स्टेट है, कुछ एलिमेंट और कुछ कंपाउंड। तो ये एलिमेंट फॉर्म में, ये एलिमेंट फॉर्म में, बाकी सारे कौन से कंपाउंड के फॉर्म में। तो इन कंपाउंड की 1 बार प्रेशर और 25 डिग्री सेल्सियस में ये क्या होती है, इनकी स्टैंडर्ड स्टेट होती है। मतलब इस कंडीशन में ये गैस में होगा, ये लिक्विड में, ये सॉलिड में, ये ग्राफाइट है, मतलब ये भी सॉलिड है, गैस सॉलिड लिक्विड लिक्विड। तो ये इनकी क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट है। तो अभी हमने कुछ कंपाउंड के और कुछ एलिमेंट के क्या देखे, स्टैंडर्ड स्टेट देखे। तो अभी देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जिसे डेल्टा RH0 से दिखाया जाता है। तो क्या होगा, एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द रिएक्शन व्हेन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों भी अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं तब जो एंथैल्पी का चेंज होगा उसे क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन कि अगर आपकी कोई रिएक्शन ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है तो अगर ए भी अपने क्या है स्टैंडर्ड स्टेट में और बी भी अपने स्टैंडर्ड स्टेट में, तो यहाँ पे जो एंथैल्पी का चेंज होगा उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहा जाएगा। नेक्स्ट देखो थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए लिखा जाता है, उसको लिखने के लिए कुछ गाइडलाइंस है। तो गाइडलाइंस हम बाद में देखेंगे, पहले थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या है वो देखो। थर्मोकेमिकल इक्वेशन इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन विच एंथैल्पी चेंज, देन फिजिकल स्टेट एंड द नंबर ऑफ मोल्स। तो 3 चीज़ें, पहली कौन सी चीज़ है, एंथैल्पी चेंज, दूसरा पॉइंट है फिजिकल स्टेट और तीसरा है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। दोनों के लिए, रिएक्टेंट के लिए भी और प्रोडक्ट के लिए भी क्या किए जाते हैं, स्पेसिफाई किए जाते हैं, मतलब स्पेसिफाई किए जाएंगे गाइडलाइंस थ्रू। तो इन तीनों को रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफाई किया जाता है
तब भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, थर्मोकेमिकल equation. So thermochemical equation is the balanced chemical equation in which the enthalpy change, physical state and the number of moles of reactant and product have been specified. चलो गाइडलाइंस देखते हैं. तो गाइडलाइंस फॉर राइटिंग थर्मोकेमिकल इक्वेशन. थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखने के लिए क्या गाइडलाइन है, वन बाय वन देखते हैं. सबसे पहले हमें क्या है, जब भी आपको इक्वेशन मिलेगा तो सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस इक्वेशन लिखना है फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसके देखने हैं और रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है. दूसरा पॉइंट है, जो वैल्यू होंगे और अप्रोप्रिएट साइन जो होगा किसका, एंथैल्पी चेंज का, उसे राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा. उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है डेल्टा आर एच जीरो. ये क्या होता है, ये होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. तो इसे अच्छे से उसका साइन भी देखना है और उसके वैल्यू को भी प्रॉपरली क्या करना है, लिखना है. पहले बैलेंस रिएक्टेंट प्रोडक्ट की रिएक्शन लिखो, दूसरा डेल्टा आर एच जीरो की वैल्यू का साइन और उसका जो वैल्यू है उसे अप्रोप्रिएट वैल्यू को लिखो. दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखो, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर स्पेसिफाइड. तो जब भी आप रिएक्शन लिखते हो तो हम लिखते हैं, देखो N2 गैस प्लस H2O लिक्विड. तो ऐसे क्या करना है, उनको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में क्या करना है, स्पेसिफाई करना है. तो फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की दोनों की स्पेसिफाई करनी है. जैसे सॉलिड के लिए क्या यूज़ करोगे, स्मॉल s, लिक्विड के लिए स्मॉल l, गैस के लिए G, एक्वियस होगा तो AQ. ऐसे क्या करना है, मेंशन करना है. उसके बाद अगर आपकी रिएक्शन ऐसे हो रही है A प्लस बी फॉर्मेशन ऑफ C प्लस D, तो आपका जो डेल्टा आर एच ज़ीरो होता है जो दिया हुआ, तो आपको फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या करना है, जो आपके फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए दिया है ऐसे लिखना है. अगर इसका पॉजिटिव साइन था तो ये रिएक्शन रिवर्स भी हो सकती है और रिवर्स होने के बाद जो डेल्टा एच जीरो हो जाएगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा. ओके, तो ऐसे क्या हो जाएंगे, रिवर्स होंगे तो साइन भी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा. ये क्या है, थर्ड. तो यहाँ पे कैसे लिखा है वो देख लो. तो जो वैल्यूज़ होती है यहाँ पे, ये जो फिजिकल स्टेट होती है सब्सटेंस की ऐसे, ये फोर्थ वाला रूल है, ये फोर्थ है. थर्ड रूल तक देखो यहाँ पे, इनको ऐसे लिखा जाता है. और ये जो फिजिकल स्टेट होती है सब्सटेंस को, इनको इक्वेशन में दिखाया जाता है. तो हमें पता है कैसे लिखना है. अगर NO2 वो गैसियस फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, स्मॉल g ऐसे. अगर H2O तो H2O कैसे लिखेंगे, ऐसे स्मॉल l से. तो ये उनके क्या होते हैं, स्पेसिफाई किया जाता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट को. नेक्स्ट रूल में क्या है, देखो फोर्थ में, जो गिवन रिएक्शन के लिए डेल्टा आर एच जीरो दिया जाता है वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ऐसे आपको क्या करना है, एज्यूम करना है. ओके, अगर रिएक्शन रिवर्स होती है तो ये वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगी. मतलब ये पॉजिटिव है तो रिवर्स रिएक्शन के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव होगी. मतलब अगर आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो आपकी रिवर्स रिएक्शन हमेशा क्या होगी, एंडोथर्मिक ही होगी. तो आपकी अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है फॉरवर्ड तो ये क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी. तो ये फोर्थ रूल है या फोर्थ गाइडलाइन कह सकते हो. नेक्स्ट रूल देखो, कोएफिशिएंट इंडिकेटिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द सब्सटेंस इन थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, थर्मोकेमिकल इक्वेशन आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय सर्टन नंबर ऑफ न्यूमेरिक फैक्टर. तो आपको डेल्टा आर जीरो को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सपोज आपका था A प्लस बी फॉर्मेशन ऑफ क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ बी. अभी आप इस रिएक्शन में आपको सिर्फ एक मोल प्रोडक्ट चाहिए, तो आप क्या कर दोगे, एक मोल प्रोडक्ट चाहिए तो हम क्या कर लेंगे, इसे 1/2 कर लेंगे. ओके, तो इसे भी 1/2 कर दिया तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा. तो हमें कितना प्रोडक्ट मिलेगा, 1/2. तो यहाँ पे जो डेल्टा आर एच ज़ीरो की वैल्यू होगी उसे, उस वैल्यू को भी आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई. मतलब आप जो भी रिएक्शन को करोगे इक्वेशन के साथ, जो भी करोगे उसके वैल्यू के साथ को आपको क्या करना पड़ेगा, नीड टू डू सेम. मतलब अगर आप किसी रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं टू गेट द सर्टन रिएक्शन, तो उसके डेल्टा आर एच जीरो के वैल्यू को भी आपको सेम वे से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा. तो ये 5 क्या है, गाइडलाइन से टू राइट द थर्मोकेमिकल इक्वेशन. तो क्या क्या गाइडलाइन देखे हमने, सबसे पहले कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट की बैलेंस रिएक्शन लिखो. दूसरा
जो वैल्यू होगी अप्रोप्रिएट और क्या होनी चाहिए, उसके साइन देखो एंथैल्पी के बराबर है या नहीं, वही आपका क्या होगा, डेल्टा आर एच ज़ीरो होगा। उसके बाद हमने देखा कि जो फिजिकल स्टेट होती है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, उसे स्पेसिफाई करना है सॉलिड की स्मॉल एस से, लिक्विड की स्मॉल एल से, गैसेस की स्मॉल जी से और एक्वियस होगा तो ई क्यू से। उसके बाद हमने देखा कि अगर आपका रिएक्शन क्या है, जो आपको वैल्यू दी है तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए दी है, वो एज्यूम करना है। अगर आपकी रिएक्शन रिवर्स होती है तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी, रिवर्स होगी, मतलब उसका साइन चेंज होगा। एंड लास्ट, अगर आप किसी रिएक्शन के साथ कुछ मल्टीप्लाई या कुछ डिवाइड करते हो तो इस वैल्यू के साथ भी आपको सेम करना पड़ेगा। चलो अभी इस पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल उन्होंने पूछा है, व्हाट डज द फॉलोइंग थर्मोकेमिकल इक्वेशन सिग्निफाई। ये जो है क्या इंडिकेट करता है, क्या सिग्निफाई करता है। तो सबसे पहले देखो, गिवन इक्वेशन थर्मोकेमिकल इक्वेशन विच सिग्निफाई दैट 1 मोल ऑफ गैसियस CH4 react with 2 moles of O2 and here they are in standard state। तो दोनों की क्या है यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेट है। ओके, प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है 1 मोल ऑफ CO2 एंड यहाँ पे 2 मोल ऑफ द वाटर, ये भी इनकी क्या है स्टैंडर्ड स्टेट, मतलब दोनों भी रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट क्या है स्टैंडर्ड स्टेट में अपने, ये पहला इंडिकेट करता है। तो स्टैंडर्ड स्टेट मैंने जितने हमें यूज़ करने हैं उस सब केमिकल की मैंने आपको लिखवा के दिए। तो ये अपने स्टैंडर्ड स्टेट में ये पहला उन्होंने क्या किया, पहला इंडिकेट किया। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी चेंज कितना है -890। तो यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में, तो ये सारे क्या है स्टैंडर्ड स्टेट में, और एंथैल्पी चेंज कितना है दूसरा हमें पता चला कि ये जब एंथैल्पी चेंज कितना हो रहा है, कितना है -890 किलो जूल। उसके साथ हम ये भी लिख सकते, ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसी वजह से ये वैल्यू क्या है निगेटिव है। तो हमें ये इस रिएक्शन से पता चलता है। सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन ट्राई दिस करके दिया है आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 76 पे। क्वेश्चन है, गिवन द थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया है और देखो कुछ क्वेश्चन है, राइट थर्मोकेमिकल इक्वेशन व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ सब्सटेंस आर मल्टीप्लाइड बाय 2। तो हमें क्या करना है, इस रिएक्शन को पहले मल्टीप्लाई करना है 2 से, कोएफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ C2H5, ये गैसियस फॉर्म में होगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2, मतलब हमें क्या करना है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 5O2 गैस फॉर्म में इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 CO2 गैस फॉर्म में प्लस ट्वाइस ऑफ H2O लिक्विड फॉर्म में, और इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये भूलना नहीं है आपको। तो यहाँ पे डेल्टा RH0 क्या हो जाएगा, 1300 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2600 किलो जूल। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर की इक्वेशन को, तो हमें ये इक्वेशन मिला। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, इक्वेशन इज रिवर्स, अगर इक्वेशन को रिवर्स करते हो तो क्या होगा। तो रिवर्स करते हैं तो क्या होगा, देखो ये रिएक्टेंट बन जाएगा, ये प्रोडक्ट, तो क्या होगा ट्वाइस ऑफ CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, फॉर्मेशन ऑफ C2H5 गैस प्लस 5/2O2 गैस, और ये जो वैल्यू ये रिवर्स हो जाएगी तो क्या होगी, डेल्टा RH0 इज इक्वल टू माइनस है तो रिवर्स होने के बाद प्लस होगी, तो ये हो जाएगी इतनी 1300 किलो जूल, क्योंकि वैल्यू रिवर्स होने के बाद, या फिर स्पेसिफाई करो प्लस साइन दे दो उसे, तो रिवर्स करोगे रिएक्शन तो वैल्यू भी क्या होती है रिवर्स, मतलब उसका साइन रिवर्स होता है। नेक्स्ट देखना है हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसे दिखाया जाता है डेल्टा FH0 से। तो क्या है ये डेफिनेशन देखो, एंथैल्पी चेंज, हर जगह पे एंथैल्पी चेंज ही, एंथैल्पी चेंज अ कंपनी अ रिएक्शन इन विच 1 मोल ऑफ प्योर कंपाउंड, 1 मोल प्योर कंपाउंड इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। तो जब रिएक्शन से क्या है 1 मोल ऑफ प्योर कंपाउंड बनता है, स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए उसके, वो कहाँ से बनेगा,
फ्रॉम द एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, मतलब ए प्लस बी मिलके अगर ए बी फॉर्म कर रहे हैं तो ये भी स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, और ये जो एलिमेंट फॉर्म थे ये भी उनके कौन से स्टेट में होने चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। और इस ये कितना होना चाहिए, 1 मोल फॉर्म होना चाहिए। मतलब इसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा। उसे क्या कहा जाएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और उसे दिखाया जाता है डेल्टा एफ एच ज़ीरो से। तो जब भी एफ आएगा यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। तो समझ लो डेफिनेशन को अच्छे से। एंथैल्पी चेंज कब दिखेगा, रिएक्शन में, जब 1 मोल प्योर कंपाउंड फॉर्म होता है। कौन से स्टेट में, स्टैंडर्ड स्टेट में। कहाँ से, उसके एलिमेंट फॉर्म से, और एलिमेंट फॉर्म भी कौन से कंडीशन में होने चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट में ही होने चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। चलो एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, H2 गैस reacts with 1/2 O2 gas, formation of H2O liquid, डेल्टा आर एच जीरो कितना रिएक्शन का, -286 किलो जूल। अभी इस रिएक्शन को अच्छे से ऑब्जर्व करो। तो क्या है रिएक्शन में, देखो 1 मोल ऑफ लिक्विड, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब ये कितना फॉर्म हो रहा है, 1 मोल है। कौन से स्टेट में, ये लिक्विड स्टेट में। वाटर की कौन सी स्टेट क्या होती है, स्टैंडर्ड स्टेट होती है। तो वाटर की लिक्विड स्टेट क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट है। मैंने आपको एग्जांपल लिखवा के दिए इसी लेक्चर में। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, वेयर 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर इन स्टैंडर्ड स्टेट इज फॉर्म, कहाँ से फॉर्म हो रहा है, इन दोनों से। तो ये देखो इसका गैस स्टेज है और इसका कौन सा है, गैस स्टेज है। तो ये दोनों भी अपने कौन से स्टेट में, स्टैंडर्ड स्टेट में। तो स्टैंडर्ड स्टेट में रिएक्टेंट 1 मोल प्रोडक्ट स्टैंडर्ड स्टेट वाला ही फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा एफ एच ज़ीरो जो होगा, मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 286 किलो जूल इतना होगा। तो आपको यहाँ से ये समझ में आता है कि 1 मोल फॉर्म हो रहा है लिक्विड स्टेट में, मतलब अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में। तो इसका जो रिएक्शन का फॉर्मेशन का जो एंथैल्पी, वही उसका क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी होगा फॉर्मेशन का। और एक एग्जांपल देखते हैं, दूसरा और एक एग्जांपल देखो। इस एग्जांपल से अगर समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पे कार्बन है, सॉलिड स्टेट लिख सकते हैं, या बहुत बार ग्राफाइट ही लिखा होता है कार्बन के लिए, मतलब सॉलिड स्टेट है, इसकी स्टैंडर्ड स्टेट है। प्लस ट्वाइस ऑफ H2, ये गैसेस फॉर्म में। यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, CH4, ये भी गैस फॉर्म में। और यहाँ पे डेल्टा आर एच ज़ीरो कितना है, -74.8 किलो जूल। तो चलो इसे भी ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑब्जर्व करो अच्छे से। ऑब्जर्व किया तो पता चला कि ये जो प्रोडक्ट है ये कितना फॉर्म हुआ है, 1 मोल फॉर्म हुआ है। मीथेन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, मीथेन की स्टैंडर्ड स्टेट होती है गैस, मतलब ये अपने स्टैंडर्ड स्टेट में। यहाँ पे देखो रिएक्टेंट को भी ऑब्जर्व करना है। ये दोनों रिएक्टेंट, कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट ग्राफाइट होती है, और हाइड्रोजन की गैसीय स्टेट, मतलब ये दोनों भी स्टैंडर्ड स्टेट में। तो सारे हमारे कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं। तो यहाँ पे डेल्टा एफ एच ज़ीरो क्या हो जाएगा, -74.8 किलो जूल। क्यों, क्योंकि 1 मोल ऑफ क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, प्योर प्रोडक्ट इन इस स्टैंडर्ड स्टेट व्हेन रिएक्टेंट आल्सो इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। तो ये भी क्या है, ये डेल्टा एफ एच ज़ीरो कितना होगा, -74.8 किलो जूल। नेक्स्ट देखो, अभी हमें इसे यूज़ करना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को यूज़ करना है टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ओके, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब डेल्टा आर एच ज़ीरो, इसे फाइंड आउट करने के लिए हम इसे यूज़ करेंगे। कैसे, देखो क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन दैट इज डेल्टा एफ एच ज़ीरो इन डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दैट इज डेल्टा आर एच ज़ीरो। तो चलो कैसे देखते हैं। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो होते हैं वो क्या होंगे, हमें क्या कैलकुलेशन करना है, हमें कैलकुलेशन करना है डेल्टा एफ एच ज़ीरो फ्रॉम
आर का कैलकुलेशन करना है ना, फ्रॉम डेल्टा एफ एच ज़ीरो, ये रिएक्शन है, ये फॉर्मेशन है। ओके, तो चलो इन दोनों का ये हमें यहाँ से डिटरमाइन करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन जो होता है एलिमेंट का क्या होता है, ज़ीरो होता है। ओके, तो ऐसे हम एज्यूम करते हैं कि हम ये ऊपर की रिएक्शन ही एज्यूम करते हैं। कौन सी रिएक्शन, एक रिएक्शन लेते हैं सी प्लस ट्वाइस ऑफ H2O, ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्टेड इनटू CH4, ये भी गैस स्टेट में, या फिर ये रिएक्शन है दूसरी लेते। तो एग्जाम्पल से पहले ही एक चीज़ बताना रह गई, वो क्या है कि जब भी आपका कोई भी कंपाउंड जो एलिमेंट फॉर्म में होता है, जैसे कि देखो आपका एलिमेंट फॉर्म में कौन होगा, जैसे कि कार्बन जो ग्राफाइट है वो एलिमेंट फॉर्म है, उसके बाद H2 ये भी एलिमेंट फॉर्म है, उसके बाद O2 एलिमेंट फॉर्म है, Cl2 एलिमेंट फॉर्म है। तो इन सब का एंथैल्पी कितना लेना है आपको, ज़ीरो, मतलब डेल्टा एफ एच ज़ीरो ऑफ H2O, H2 कितना होगा, ज़ीरो होगा। उसके साथ साथ डेल्टा एफ एच ज़ीरो Cl2 भी ज़ीरो होगा, डेल्टा एफ एच ज़ीरो O2 भी ज़ीरो होगा। ओके, उसके बाद डेल्टा एफ एच ज़ीरो ग्राफाइट, कार्बन ग्राफाइट, ये भी कितना होगा, ज़ीरो। मतलब जब भी एलिमेंट फॉर्म में होगा, ये एलिमेंट फॉर्म ही है क्योंकि सेम टाइप का क्या है यहाँ पे एलिमेंट ज्वाइन हुआ है, तो इन सब का क्या होगा, एंथैल्पी कितना लेना है आपको, ज़ीरो लेना है। जब न्यूमेरिकल लेंगे हम तब हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। तो ये पहला पॉइंट था इसके बारे में। दूसरा पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम क्या कर रहे हैं अभी, एक रिएक्शन को कंसिडर करेंगे और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें लिखना है। तो क्या है, डेल्टा आर एच ज़ीरो ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू क्या होता है, सारे कंपाउंड की क्या हो जाएगी, जो कंपाउंड होंगे उनके एंथैल्पी की एडिशन हो जाएगी। तो चलो एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं, A ऑफ A रिएक्ट विथ B ऑफ B, ये इसके मोल है, फॉर्मेशन ऑफ C ऑफ C प्लस D ऑफ D, ऐसी एक कॉमन रिएक्शन ले ली। इस रिएक्शन के लिए देखते हैं अभी। तो यहाँ पे क्या है, देखो अभी हमें डेल्टा क्या निकालना है, RH0 निकालना है इस रिएक्शन के लिए। तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट माइनस क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, ये हमने देखा है। ओके, मैं जानबूझ के प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिख रही हूँ। तो क्या है प्रोडक्ट, देखो उसका पहले कोएफिशिएंट आएगा, फिर आएगा यहाँ पे H0 फॉर C प्लस D इंटू H0 फॉर D, एंथैल्पी ऑफ दिस उनके कोएफिशिएंट, माइनस कोएफिशिएंट H0 ऑफ A प्लस B H0 ऑफ B, उनकी एंथैल्पी और उनके ये कोएफिशिएंट, नंबर कुछ भी हो सकता है या फिर 1 भी हो सकता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखो अभी हमें क्या करना है, अभी हम क्या करेंगे, इसे हम डेल्टा एच एफ के फॉर्मेट में लिखेंगे इन्हीं को। देखो कैसे आएगा, तो यहाँ पे आ गया C डेल्टा एफ H0 ऑफ C प्लस D डेल्टा एफ H0 ऑफ D, ओके, माइनस A डेल्टा एफ H0 ऑफ A प्लस B डेल्टा एफ H0 ऑफ B। हमने ये जो है एंथैल्पीज, ये अगर इक्वल है तो ये एंथैल्पीज हमने क्या कर लिए, फॉर्मेशन के फॉर्मेट में ले ली। अभी यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये दोनों क्या है, ये दोनों C और D कौन है, प्रोडक्ट है, और A और B कौन है, रिएक्टेंट है। इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे समेशन यूज़ कर रहे हैं डेल्टा एफ H0 का, किसके लिए, प्रोडक्ट का। दोनों प्रोडक्ट आ गए ना, दो ही प्रोडक्ट है और दोनों भी आ गए, माइनस हम समेशन कर रहे हैं डेल्टा एफ
H0 का, किसका, रिएक्टेंट का। तो यही तो आ गया आपका डेल्टा आर H0। ओके, तो मतलब क्या हुआ कि डेल्टा आर H0 और इसके बीच में क्या रिलेशन है, जितने भी आपके प्रोडक्ट इन्वॉल्व है और जितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व है उनके एंथैल्पी, प्रोडक्ट के एंथैल्पीज की एडिशन, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसे, रिएक्टेंट के एंथैल्पी की एडिशन। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, आपका रिएक्शन का फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो क्या है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन? तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सब्सटेंस इज standard enthalpy change accompanying reaction in which 1 mole of substance in its standard state completely oxidize। तो क्या है, 1 मोल सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जब completely क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो उसे क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कहा जाता है, या उसे ही कहा जाता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहा जाता है। तो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, गिव वन एग्जाम्पल। तो चलो स्टैंडर्ड इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो डेफिनेशन समझ में आई होगी। यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज होता है कब, जब 1 मोल सब्सटेंस स्टैंडर्ड स्टेट में क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये है इसकी डेफिनेशन। अभी एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो एग्जाम्पल क्या है, C2H2 गैस प्लस 5/2O2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये भी अपने स्टैंडर्ड स्टेट में, ट्वाइस ऑफ CO2 गैस प्लस H2O, ये क्या है, लिक्विड है। यहाँ पे डेल्टा RH0 कितना है, वो है 1300 माइनस 1300 किलो जूल। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में देखो, इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, वो कितना है, माइनस 1300 किलो जूल। इसी को क्या कहा जाएगा, स्टैंडर्ड कंबशन एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H5, क्योंकि ये भी गैसीय स्टेट में था और कंप्लीट क्या हो रहा है, इसका कंबशन हो रहा है, इसीलिए इसकी ये जो वैल्यू होगी, यही वैल्यू क्या होगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन वैल्यू होगी। तो चलो एक क्वेश्चन है, ट्राई दिस करके पेज नंबर 78 पे, वहाँ पे भी देख सकते हो टेक्स्ट बुक के। क्वेश्चन क्या है, राइट थर्मोकेमिकल इक्वेशन, थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखना है हमें फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2 गैस। तो क्या बोला है, 1 मोल ऑफ H2 गैस, तो 1 को हम लिखते नहीं, ओके इसका हमें पूरा कंबशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कितना दिया है, 286 किलो जूल, ये माइनस है, माइनस 286 किलो जूल इतना दिया है। द वैल्यू -286 किलो जूल एंथैल्पी फॉर्मेशन और एंथैल्पी कंबशन और बोथ, हमें बताना है ये एंथैल्पी फॉर्मेशन है या फिर एंथैल्पी कंबशन है या दोनों भी है, और हमें एक्सप्लेन भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें जो H2 के कंप्लीट ऑक्सीडेशन का रिएक्शन लिखने के लिए बोला है वो लिखते हैं। तो देखो H2 1 मोल बोला है उन्होंने, H2 गैस प्लस 1/2O2 गैस के साथ क्या होगा, ये रिएक्ट होगा, तब ये फॉर्म करेगा H2O लिक्विड, और यहाँ पे डेल्टा उन्होंने क्या दिया है, R दिया है, H0 दिया है, इतना। अभी हमसे पूछा है कि ये क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है या फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, ये जो वैल्यू है, या दोनों भी है। तो क्या आंसर आएगा, देखो द वैल्यू -286 किलो जूल रिप्रेजेंट बोथ, ये दोनों भी है, मतलब ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ कंबशन भी है और स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी भी। क्यों, देखो -286 किलो जूल रिप्रेजेंट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्यों, बिकॉज 1 मोल ऑफ, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 मोल ऑफ H2O इज फॉर्म इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट एंड रिएक्टेंट अल्सो इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। तो क्या होता है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन में क्या होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट 1 मोल फॉर्म होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में चाहिए, और तीसरी कंडीशन है उसके रिएक्टेंट भी स्टैंडर्ड स्टेट में चाहिए। तो तीनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहे। जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो 1 मोल है,
लिक्विड स्टेट में मतलब इसके स्टैंडर्ड स्टेट में, और जिसके जो रिएक्टेंट है दोनों भी अपने स्टैंडर्ड स्टेट में। तो ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा, रिप्रेजेंट करेगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। मतलब इसका डेल्टा एफ एच ज़ीरो भी इतना ही होगा, -286 किलो जूल। उसके बाद सेकंड देखो, ये जो -286 किलो जूल है ये रिप्रेजेंट करता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 मोल ऑफ H2 ये क्या हो रहा है अपने स्टैंडर्ड स्टेट में और कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो रहा है, इसलिए ये क्या है, ये रिएक्शन दोनों भी दिखाती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एज वेल एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। नेक्स्ट देखो, बॉन्ड एंथैल्पी। क्वेश्चन आता है व्हाट इज मीन्ड बाय बॉन्ड एंथैल्पी, गिव एग्जांपल। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, द एंथैल्पी चेंज, यहाँ पे भी एंथैल्पी का चेंज होगा, हीट का चेंज होगा, एनर्जी का, रिक्वायर्ड टू ब्रेक पर्टिकुलर कोवैलेंट बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ गैसियस मोलिक्यूल। कोई भी मोलिक्यूल होता है, जब 1 मोल मोलिक्यूल लेते हो और उसके कोवैलेंट बॉन्ड जब ब्रेक होता है तब जो एंथैल्पी का चेंज होगा, और ये ब्रेक होके क्या होगा, एक तो गैसियस एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, या रेडिकल मतलब चार्ज स्पेसीज, उस पर क्या है चार्ज स्पेसीज बनेगी, आयन बनेगा मतलब, या तो आयन में क्या होगा कन्वर्ट होगा, उसे क्या कहा जाता है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी मतलब एंथैल्पी चेंज होगा जब कोवैलेंट बॉन्ड एक मोलिक्यूल का क्या होता है ब्रेक होता है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखो क्या होगा। एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास था H2 गैस था, H2 ये गैसियस फॉर्म में था, तो इसका H ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड था, यहाँ से बॉन्ड क्या हो गया ब्रेक हो गया, तो हमें 2 मोलिक्यूल मिले एलिमेंट फॉर्म में। ओके, और यहाँ पे डेल्टा आर एच ज़ीरो भी मिला, कितना 436.4 किलो जूल, इतना क्या है। तो ये जो है एंथैल्पी चेंज इससे इस स्टेज में जाने में लगा, तो यहाँ पे ये कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ फॉर 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, तो इसे क्या कहा जाएगा बॉन्ड एंथैल्पी कहा जाएगा। ओके, तो हम कह सकते हैं HH bond in 1 mole of H2 decompose to produce gaseous H atom. Enthalpy change of reaction is 436.4 kilojoule. So this is the bond enthalpy. यही क्या है HH bond का क्या है बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि HCl था गैसियस स्टेट में था, ये ब्रेक हो गया 2 पार्ट में। तो देखो यहाँ पे H और Cl के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड था, यहाँ से ये ब्रेक हो गया। यहाँ पे भी हमें क्या मिला एंथैल्पी का चेंज मिला 431.9 किलो जूल। तो हम क्या कह सकते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, क्या होगा 1 मोल ऑफ HCl, यहाँ का कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होके हमें क्या मिल रहा है H और Cl गैस मिल रहा है, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंथैल्पी होगा HCl बॉन्ड का, तो इसे ऐसे लिखा जाता है DH0 फॉर Cl, सॉरी HCl। इस बॉन्ड को ब्रेक होने में कितनी एनर्जी लगी 431.9 किलो जूल। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा H0 फॉर HH बॉन्ड के लिए हमें कितनी एनर्जी लगी 436.4 किलो जूल। तो इसे ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, जब ऐसा बॉन्ड दिखाया जाए ब्रैकेट में तो वो क्या होता है बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब उस बॉन्ड को ब्रेक होते वक्त इतना एनर्जी का क्या हुआ है, वहाँ पे एंथैल्पी का चेंज हुआ है। इसी पे एक क्वेश्चन है, ट्राई दिस करके पेज नंबर 78 पे देखो। राइट इक्वेशन फॉर बॉन्ड एंथैल्पी Cl बॉन्ड इन Cl2 मोलिक्यूल। हमें क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। उन्होंने यहाँ पे डेल्टा आर एच ज़ीरो भी प्रोवाइड किया है फॉर डिसोसिएशन ऑफ Cl2 इज 242.7 किलो जूल। तो क्या आएगा यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे Cl2 था, ये गैसियस फॉर्म में, तभी तो ऐसे बॉन्ड होगा ना। ये ब्रेक हो चुका है, ट्वाइस ऑफ Cl भी लिख सकते हो, 2 बार लिख सकते हो, या फिर Cl सेपरेट लिखो, सेपरेटली लिखा करो ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पे डेल्टा आर एच ज़ीरो कितना इस रिएक्शन का 242.7 किलो जूल। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा
H0 फॉर Cl बॉन्ड कितना होगा 242.7 किलो जूल। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। इस पे कभी कभी क्वेश्चन आता है, ईच कोवैलेंट बॉन्ड इन द पॉलीएटॉमिक मोलिक्यूल इज एसोसिएटेड विथ इट्स ओन स्पेसिफिक बॉन्ड एंथैल्पी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ एग्जांपल। तो जो कोई भी एक आप पॉलीएटॉमिक ले लोगे, पॉलीएटॉमिक मतलब डिफरेंट एटम से जो बनता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जितने भी यहाँ पे जो बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक उनका क्या होता है, बॉन्ड एंथैल्पी होता है। इससे हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज H2O गैसेस फॉर्म में था, तो यहाँ पे देखो HOH ऐसे था। यहाँ पे क्या हो रहा है, H गैस प्लस H गैस, दो बार भी लिख सकते हो, प्लस O गैस, और यहाँ पे डेल्टा R, नीचे लिखती हूँ मैं, डेल्टा R H0 कितना होगा 927 किलो जूल, इतना है। ओके, इस रिएक्शन को अभी हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन डायरेक्ट होगी क्या, मतलब डायरेक्ट ऐसा बॉन्ड ब्रेक होगा क्या एक स्टेप में, ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं हो सकती। तो हम लिख सकते हैं अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन फॉर डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज रिटन लाइक दिस। इक्वेशन implies that enthalpy change for breaking of OH bond for 1 mole of gaseous H2O is 927 किलो जूल। और यहाँ पे दो OH बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, आइडेंटिकल बॉन्ड है, क्यों, देखो ऐसा था ना, तो ये और ये दोनों आइडेंटिकल बॉन्ड है। तो यहाँ पे जो एनर्जी की नीड होगी ब्रेक करने के लिए ये दोनों बॉन्ड को, तो ये क्या होगी, सेम होगी क्या, नहीं, ये डिफरेंट होगी। कैसे होगा, देखो पहले स्टेज में क्या होगा, H2O जो गैस था ये क्या है, OH गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे एक H गैस क्या होगा, सेपरेट होगा। तब डेल्टा R H0 क्या होगा 499 किलो जूल। दूसरे स्टेज में क्या होगा, ये जो OH गैस है ये वापस क्या होगा, डिसोसिएट होगा O गैस प्लस H गैस में। तब यहाँ पे डेल्टा R H0 कितना है 428 किलो जूल, क्योंकि पहला बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये दूसरा बॉन्ड, अभी यहाँ पे रिएक्शन की एडिशन होगी, तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा, देखो H2O गैस इज कन्वर्टेड इनटू H2 गैस प्लस H2 गैस, इसे दो बार H गैस है, सॉरी H गैस, ये एक और ये एक मैं दो बार लिख रही हूँ यहाँ पे, ओके, प्लस O गैस, और इन दोनों की भी एडिशन होगी, इन दोनों की एडिशन होगी तो कितना आएगा, देखो ये यहाँ पे 9 प्लस ये 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे 9, देखो ये क्या हुआ, ये एडिशन इसके इक्वल आई। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है ये इक्वेशन, द टोटल एंथैल्पी चेंज इज 927 किलो जूल, नॉट ट्वाइस। तो ट्वाइस नहीं हो रहा है, ये एक OH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसका ट्वाइस अगर ही होता तो ये ज़्यादा होता, लेकिन पहले बॉन्ड को क्या है यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है और दूसरे बॉन्ड को कम लग रहा है, तो ये ट्वाइस नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में, तो ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसमें क्या हो रहा है, जो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी होती है पर्टिकुलर बॉन्ड की, बॉन्ड सेम भी होंगे फिर भी उनके एंथैल्पीज क्या होंगे, चेंज होंगे। तो 927 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 436.5 किलो जूल। तो यहाँ पे हम कॉमनली क्या लिख सकते हैं, दो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं ना, यहाँ पे ये एक ब्रेक हो रहा है और ये एक ब्रेक हो रहा है, तो टोटल एनर्जी कितनी है 927, दो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 463.5 किलो जूल। मतलब हम लिख सकते हैं डेल्टा H0 ऑफ OH बॉन्ड कितना होगा 463.5 किलो जूल, इसके हाफ, दोनों का इक्वल नहीं है, लेकिन जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं, इसका हाफ ले लेते हैं। लेकिन आपको याद रखना है दोनों बॉन्ड के लिए सेम नहीं होता, आइडेंटिकल नहीं होता, लेकिन ये टोटल जो है उसे 2 से हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो बॉन्ड क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये प्रूव होता है ईच कोवैलेंट बॉन्ड इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इज एसोसिएटेड विथ इट्स ओन स्पेसिफिक बॉन्ड एंथैल्पी, उनकी अपनी स्पेसिफिक बॉन्ड एंथैल्पी होती है, दोनों की सेम नहीं होती, भले ही बॉन्ड आइडेंटिकल हो फिर भी सेम नहीं होगी।
एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड इन H2O मोलिक्यूल। तो क्या होगा H2O मोलिक्यूल, तो यहाँ पे H2O मोलिक्यूल क्या होता है, H2O गैस डिसोसिएट होता है ट्वाइस ऑफ H गैस और O गैस में, और यहाँ पे डेल्टा RH0 कितना होता है उसका 927 किलो जूल। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखो कितने बॉन्ड है, कितने OH बॉन्ड है, 2 OH बॉन्ड ब्रेक होंगे, राइट। मतलब ये जो है 927, इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमें मिलेगी 463.5 किलो जूल। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा H0 ऑफ OH बॉन्ड कितनी होगी 463.5 किलो जूल। जितने बॉन्ड है उतने नंबर से टोटल अमाउंट को डिवाइड कर दिया। तो ये जो बॉन्ड एंथैल्पी होता है ये यूजफुल है टू कैलकुलेट रिएक्शन एंथैल्पी। तो इस पे क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन ऐसे होता है, हाउ विल यू कैलकुलेट रिएक्शन एंथैल्पी फ्रॉम द डेटा ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी से हम रिएक्शन का एंथैल्पी निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं, इसमें न्यूमेरिकल भी बहुत सारे। या फिर क्वेश्चन ऐसा होता है, हाउ इज बॉन्ड एंथैल्पी यूजफुल टू कैलकुलेट द रिएक्शन एंथैल्पी, गिव वन एग्जाम्पल। तो 2 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक भी होते हैं और फॉर्म भी होते हैं। तो बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन ये केमिकल रिएक्शन में होता ही रहता है। तो जो एंथैल्पी होंगे रिएक्शन में इन सब्सटेंस में कोवैलेंट बॉन्ड के, उनको हम क्या कर सकते हैं, अगर वो हमें पता है बॉन्ड एंथैल्पी, तो हम क्या है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा उसे एज्यूम किया जाता है एज अ बॉन्ड ऑफ द गिवन टाइप आइडेंटिकल पकड़ा जाता है मतलब। तो सपोज अगर आपके पास बॉन्ड एंथैल्पी है तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा RH0 इज इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा H0 ऑफ द रिएक्टेंट बॉन्ड। रिएक्टेंट में कितने बॉन्ड है सबको काउंट करो, माइनस समेशन ऑफ डेल्टा H0 प्रोडक्ट में कितने बॉन्ड है। तो प्रोडक्ट के बॉन्ड भी क्या, इस पे हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने, तब सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो रिएक्टर में जितने बॉन्ड से उससे क्या करो, प्रोडक्ट के बॉन्ड को क्या करो माइनस कर दो। ओके, एक रिएक्शन कंसिडर करते, हमारे पास रिएक्शन है H2 गैस प्लस I2 गैस कन्वर्टेड ऑफ ट्वाइस ऑफ HI गैस। ओके, तो चलो इसके लिए हमें इस रिएक्शन के लिए ये लिखना है। थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेती हूँ, मतलब दिखेगा। तो देखो कैसे आएगा अभी, डेल्टा RH0 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या है HH, यहाँ पे क्या है I, यहाँ पे 2 बार क्या है H और I। ओके, ऐसा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। बॉन्ड दिखाने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या होगा, पहले हम लिखेंगे फॉर रिएक्टेंट। तो क्या होगा डेल्टा H0 ऑफ, अगर आपको बॉन्ड ब्रेकिंग एंथैल्पी पता है इसका, प्लस डेल्टा H0 ऑफ I बॉन्ड का, अगर आप I2 बॉन्ड का अगर पता है आपको, उन दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस 2 नंबर ऑफ टाइम। यहाँ पे ये 2 बार है तो हमेशा याद रखना है जो कोएफिशिएंट होते हैं वो मल्टीप्लाई आते, डेल्टा H0 ऑफ HI बॉन्ड। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे क्या किया जाता है, इसे यूज़ किया जाता है टू कैलकुलेट द रिएक्शन एंथैल्पी। तो ये रिएक्शन एंथैल्पी के लिए इसे कैलकुलेट, यहाँ पे आपको याद रखना है डाई एटॉमिक मोलिक्यूल अगर होता है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अगर डाई एटॉमिक मोलिक्यूल होगा तो यहाँ पे हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है एंथैल्पी का। ओके, और फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, एक्चुअल में दोनों बॉन्ड ब्रेकिंग का सेम नहीं होता, लेकिन हम क्या कर लेते हैं हाफ हाफ करते, तो वहाँ पे एक्यूरेट नहीं मिलता। नेक्स्ट देखो, हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि स्टेट हेज लॉ एंड गिव इट्स एप्लीकेशन। मैथमेटिकली भी बताओ, ऐसा भी क्वेश्चन होता है। तो पहले लॉ देखते हैं। द हेज लॉ स्टेट्स दैट, और हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन स्टेट्स दैट ओवरऑल एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, जो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज होता है किसी भी रिएक्शन में, ये क्या होगा, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ इंडिविजुअल स्टेप इन द रिएक्शन।
आपके रिएक्शन में जितने स्टेप है हर एक का इंडिविजुअल का जो एंथैल्पी चेंज होगा उन सब की सम कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, ओवरऑल एंथैल्पी। जैसे हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं वैसे ही एंथैल्पी को भी हमें क्या करना है, ऐड करना है, माइनस करना है। जैसे ए से बी फॉर्म हो रहा था, बी से सी फॉर्म हो रहा था और सी से डी फॉर्म हो रहा था, तो हमने रिएक्शन को ऐड कर दिया, इसके साथ ये कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल, सो ए से क्या हुआ, डी फॉर्म हुआ, ऐसे। ओके, तो यहाँ पे इसका जो एंथैल्पी होगा कुछ एक्स वैल्यू होगी, इसकी कुछ वाई होगी, इसकी कुछ जेड होगी। अगर आपने इन तीनों को भी ऐड कर दिया है तो यहाँ पे आपको वैल्यू को भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा फॉर ओवरऑल रिएक्शन। ये क्या है, हेज लॉ है। ओके, शॉर्ट में मैंने बताया। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखते। तो चलो हेज लॉ के लिए एग्जाम्पल देखो क्या है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, एंथैल्पी चेंज किसी एक रिएक्शन के लिए क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो NH3 का फॉर्मेशन देखते हैं हम, NH3 का फॉर्मेशन देखते हैं कि इसमें क्या होगा। तो NH3 के फॉर्मेशन में क्या होता है, ट्वाइस ऑफ H2, ये गैसियस स्टेट में, N2 ये भी गैसियस स्टेट में। तो पहले स्टेप में क्या होता है, N2H4 गैस फॉर्म होता है और यहाँ पे जो डेल्टा RH0 होगा वो होता है प्लस 95.4 किलो जूल। अभी मैं यूनिट नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। ओके, दूसरा स्टेप में क्या हो रहा है, ये जो N2H4 ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये क्या होगा और एक मोल H2 गैस के साथ क्या होगा, रिएक्ट होगा और यहाँ पे ये क्या है, ट्वाइस ऑफ NH3 को फॉर्म कर देगा गैसियस स्टेट में। H0 कितना होगा, इसे मैं 1 नंबर देती हूँ, इसे 2, स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसा। ये है माइनस 187.6 किलो जूल। ओके, तो 2 स्टेप की रिएक्शन है, हैबर्स प्रोसेस है। अभी दोनों प्रोसेस की क्या होगी, एडिशन। तो ये 2 नंबर है, ये 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा थ्राइस ऑफ H2 गैसियस फॉर्म प्लस N2 गैसियस फॉर्म। ये क्या होगा, कैंसल, या इसने रिलीज किया, इसने यूज़ किया, रिएक्शन इंटरमीडिएट हमेशा कैंसल होता है, ट्वाइस ऑफ NH3 गैस। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा RH0 इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, डेल्टा RH0 1 प्लस डेल्टा RH0 2, दोनों की हमें क्या करनी पड़ेगी, एडिशन करनी पड़ेगी। तो चलो एडिशन करते हैं, प्लस 95.4 प्लस माइनस 187.6। तो यहाँ पे ये जो आंसर होगा, ये स्टेप दोनों की ऐड करने के बाद माइनस 92.2 किलो जूल। तो यही तो कहना था हेज का, क्या कि आपके रिएक्शन में जितने स्टेप इन्वॉल्व होंगे उनका जो एंथैल्पी होता है, जब आप ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे, जब आपको ओवरऑल एंथैल्पी लिखना पड़ेगा तो उन सब की क्या हो जाएगी, एडिशन होगी। तो ये एग्जाम्पल है जो हेज लॉ को क्या करता है, प्रूव करता है कि ये रिएक्शन 2 स्टेप की थी, पहले स्टेप का एंथैल्पी इतना था, दूसरे स्टेप का एंथैल्पी इतना था। अगर आपने रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए दोनों स्टेप को ऐड कर दिया तो आपके एंथैल्पी की भी क्या होगी, सम होगी। हेज लॉ के एप्लीकेशन आते, तो एप्लीकेशन क्या है, हेज लॉ हैज़ बीन यूजफुल टू कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज। तो इसे एंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हमें बहुत न्यूमेरिकल देखने हैं इसके। ओके, तो एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन एंड देयर एंथैल्पी बीइंग नॉट नोन एक्सपेरिमेंटली। तो ऐसे रिएक्शन जिनका एक्सपेरिमेंट से क्या है, एंथैल्पी पता नहीं चलता, लेकिन हेज लॉ से हम उसे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका क्या है, द हेज लॉ हैज़ बीन यूजफुल टू कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन विथ देयर एंथैल्पी बीइंग नॉट नोन एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंट से जिन रिएक्शन का पता नहीं चलता एंथैल्पी, हेज लॉ से हम क्या कर सकते हैं, उसे कैलकुलेट कर सकते। तो ये इसका एप्लीकेशन। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, आज मैंने ये टॉपिक पूरा कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम बहुत सारे न्यूमेरिकल देखेंगे, बड़ा लेक्चर बनेगा वो भी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, छोटे छोटे पॉइंट से उसे अच्छे से समझ लीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।